नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी एस्पिरेंट का इस आइकॉनिक एस्पिरेंट पे। साथ ही कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। प्यारे साथी, अगर बात की जाए इस चैनल के बारे में, तो आप सभी को कहीं न कहीं पता होगा कि यह जो चैनल है, उन सभी शिक्षकों के लिए समर्पित है, जो कि अपने शिक्षक के दम पे, अपने नॉलेज के दम पे कहीं न कहीं इस राज्य को, इस देश को, इस समाज को बदलना चाहते हैं। उसी में एक छोटा-सा योगदान जो है इस चैनल का भी रहेगा साथियों, जो कि आप अगर हम बात कर लें, तो आप चाहे आप शिक्षक बनना चाहते हैं, पीजीटी लेवल के शिक्षक बनना चाहते हैं, या फिर आप हम बात कर लें कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर बनना चाहते हैं, या फिर आप नेट जेआरएफ क्वालीफाई करना चाहते हैं, या फिर किसी राज्य की स्टेट को क्वालीफाई करना चाहते हैं। इन सभी परीक्षाओं को साथ ही ध्यान में रखकर बारीकी से जो है यहाँ पे अध्ययन करवाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। साथ में आपको यह भी आपको अलग अलग जो राज्य में एग्जाम किए जाते हैं, ये भी सब याद रखना है, जो कि यहाँ पे सारे के सारे एग्जाम जो है शिक्षकों से संबंधित करवाए जाते हैं। अगर हम बात कर लें कि आज का टॉपिक अपना क्या होगा, तो कहीं न कहीं आप लोग देख ही लिए होंगे थंबनेल में कि आज का जो अपना टॉपिक होगा, वह आपका क्या है, तो फ्रांस का क्रांति है। साथियों, फ्रांस की क्रांति के बारे में हम लोग पिछले अध्याय में बहुत विस्तार से जो है अध्ययन किए थे। लेक्चर नंबर आज दूसरा होने वाला है और इसमें अगर हम बात करेंगे फ्रांस की क्रांति के बारे में, तो कल का जो आपका फ्रांस का क्रांति था, इसमें हम क्या बात किए थे, पहले उस पे हम बात करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? चलिए, साथियों, हम फ्रांस की क्रांति में जो बात किए थे, यह आपको बताने का प्रयास किए थे कि फ्रांस की जो क्रांति हुई थी, यह क्यों हुई थी? क्या इसका कारण था? पृष्ठभूमि क्या था? कैसे-कैसे इसका जो है क्रांति का स्वरूप लिया था? यह सब आपको कारण हम बताए थे। हम यह भी आपको बताए थे कि यह जो फ्रांस की क्रांति है, हर क्रांति का कुछ ना कुछ तात्कालिक कारण होते हैं। ठीक है, जिसमें हम बहुत सारे डिवाइजन यहाँ पे करके आपको बताए थे कि राजनीतिक कारण है, सामाजिक कारण है, आर्थिक कारण है। इन सभी प्रकार के कारणों का हम अध्ययन कर रहे थे और इसी कड़ी में जो है हम कल के सेशन में आपको बताए थे, जो कि राजनीतिक कारण और आपको सामाजिक कारण तक हम अध्ययन किए थे। उसके बाद के जो कारण है वह आज के सेशन में अध्ययन करेंगे और यह जो क्लास होगा बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो टीजीटी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी राज्य से हैं। सभी एग्जामों के लिए जो है कहीं ना कहीं यह महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, चाहे आप बिहार के हो, यूपी के हो, झारखंड के हैं या फिर किसी भी राज्य के हैं, जो कि आप 9th 10th के शिक्षक बनना चाहते हैं, तो ये आपका टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे और कल के जो सेशन में हम जहां तक अंत किए थे उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? तो आप सभी विद्यार्थियों से थोड़ा सा एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि जो भी विद्यार्थी नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। जो पुराने विद्यार्थी हैं उनसे रिक्वेस्ट होगा कि अगर लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज थोड़ा सा आप लोग भी सेशन को शेयर कीजिएगा। कोई वीडियो में बदलाव चाहिए या फिर किसी भी प्रकार का आपका सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। और चलिए बढ़ते हैं साथियों आगे। तो आज हम पढ़ेंगे आर्थिक कारण कि फ्रांस की क्रांति जो है इसका आर्थिक कारण क्या था। हम आपको कल ही बताए हैं कि हर एक क्रांति का, हर एक कारण का कहीं ना कहीं अपना ही एक कारण होता है। ठीक है, तो इस कारण में भी बहुत सारे कारण हैं जो कि हमें पढ़ना है और इस परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे कि कई बार इसमें डायरेक्ट आपको क्वेश्चन भी निकल कर सामने आता है। तो यह भी हम बात करेंगे कि यहाँ से कहाँ-कहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आने वाले समय में जो है आपको क्या-क्या क्वेश्चन बन सकता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हम बात करेंगे आर्थिक कारणों पे। जो भी विद्यार्थी कल के सेशन को नहीं देखे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि कल के सेशन आप लोग जरूर देख लेंगे, तभी आज का कहानी आपको समझ में आएगा। कहता है, विदेशी युद्ध और अपव्यय ने फ्रांस की आर्थिक स्थिति में क्या कर दिया है, तो आपका डावालडोल कर दिया। मतलब क्या कर दिया, हम कल आपको बताए थे कि विदेश के जो युद्ध हुए, जैसे हम अमेरिका की क्रांति देखे थे, अमेरिकी युद्ध देखे थे, हम आपका सप्तवर्षीय युद्ध देखे थे, ये सब युद्ध आपको बताए थे। तो जो ये युद्ध हो रहे हैं, इस युद्ध में, हर युद्ध में क्या होता है, तो जब युद्ध होते हैं एक देश और दूसरे देशों के बीच, तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा
धन जो है खर्च होता है, और इस जो धन खर्च होते हैं, तो इस धन का भरपाई जो होता है कहाँ से किए जाते हैं, तो उस राज्य की जनता से किए जाते हैं। क्लियर है? ये सब बात हम आपको कल बता चुके थे। तो जब ऐसा परिस्थिति फ्रांस में होने लगता है, तो यहाँ के जो शासक थे कौन थे इस समय, तो याद रखेंगे लुई सोलवा थे। कौन थे साथियों? लुई सोलवा थे। ठीक है ना? यह क्या थे, तो एक निरंकुश शासक थे, एक हम कह ले अयोग्य शासक थे। और इनके समय में जो फ्रांस है, ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जो है शोषण होने लगता है फ्रांस की जनता पर। ये सारे बात हम आपको कल बता दिए, बस थोड़ा सा रिकॉल कर रहे हैं। अब क्या होता है यहाँ समझिएगा। प्रति वर्ष आय से अधिक व्यय होता था, इसलिए कर लगाने की जो प्रथा है यह प्रचलित कर दी गई। ठीक है ना? ये जो है आपको याद रखना है, कर लगाने की जो प्रथा है यह प्रचलित कर दी गई है आपको। और यही जो कर है व्यवस्था, यह असमानता और पक्षपात के सिद्धांत पर आधारित है। क्यों आधारित है? तो कल जब हम पढ़े थे सामाजिक कारण, सामाजिक कारण जब हम पढ़े थे, तो हम बताए थे वहां पे कि जो फ्रांस है, यहाँ की जो समाज है, यह 3 वर्गों में विभाजन था। ठीक है ना? तो जब हम यह आपको बताए थे, तो यह भी बताए थे कि जो आपका समाज का वर्ग है, ये अलग-अलग लेवल में बटे हुए हैं। तो जो ऊपरी वाले लोग हैं, वो कहीं न कहीं इस पे शासन करेंगे, और जो यह वाला लोग हैं, इस पे शासन करेंगे। तो ये लोग जो थे, कौन थे साथियों? तो याद रखेंगे, यह वाला जो लोग हैं, वह निम्न तबके के लोग हैं, अर्थात मिडिल क्लास के लोग हैं। ठीक है? तो इन पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा कर लगाई जाती थी। चलिए, कर निश्चित करने और वसूलने का जो तरीका है, यह आपको क्या था, तो समान नहीं था। जैसे हमने आपको क्या बताया कि जो थोड़ा सा ऊंचे लेवल के जो लोग हैं, इस पर अलग प्रकार के टैक्स हैं, यह बीच वाले लोग पे अलग टैक्स है, और जो सबसे निचले स्तर के लोग हैं, इस पे जो है अधिक टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको साफ साफ यह बातें दिख रहा होगा। प्रत्येक 5 या 6 वर्ष के बाद जो है फ्रांस की सरकार क्या करती थी, तो पूंजीपतियों को कर वसूलने का ठेका देता था। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको याद रखना है कि जो हम आज पढ़ रहे हैं प्राइवेट, प्राइवेट सेक्टर को जो है अपने भारत में हर अलग अलग कंपनी को जो है अलग अलग कार्य दिए जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे। तो साथियों यहाँ पे हम लोग को याद रखना है कि फ्रांस में उतने वर्ष पहले की हम कहानी को पढ़ रहे हैं कि जो उस समय की भी सरकार थे, वो कहीं ना कहीं टैक्स वसूलने के लिए जो है अलग अलग कंपनी को क्या करते थे साथियों, तो ठेका दिया करते थे। और जब कंपनी है, तो जाहिर सी बात है कि कंपनी कोई आती है, तो वो क्या करेगी, तो वो ज्यादा से ज्यादा शोषण करेगी जनता को, ज्यादा से ज्यादा कर लगाएगी। और सरकार को अगर देना है 2 रुपया, तो कर लगाएगी 4 रुपया, ताकि उसको भी 2 रुपया बच जाए। तो इस प्रकार की जो आप परिस्थिति देख रहे हैं, यह आपको फ्रांस की क्रांति में देखने को मिल रहा है। चलिए, और क्या है, ये पूंजीवादी जो थे टैक्स फार्मर कहे जाते थे। कल ही हम आपको बताए थे टैक्स फार्मर के बारे में। याद रखिएगा टैक्स फार्मर क्या है। टैक्स फार्मर कभी पूछ ले, यहीं से क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा, बीपीएससी हो या फिर आपको स्टेट का एग्जाम आप दे रहे हो। ठीक है ना? क्वेश्चन क्या पूछ लेगा, टैक्स फार्मर क्या है। साथियों, टैक्स फार्मर जो है एक प्रकार का पूंजीपति क्या है, तो आपका कंपनी कह ले या फिर हम कह ले ठेका वाला संस्था था। ठीक है? यह रैयतों से अधिक टैक्स वसूलते थे, और सरकार को निश्चित रकम देने के बाद बाकी रकम जो है अपने जेब में रख लेते थे। अभी थोड़ा देर पहले ही अब आपको यह कहानी बताए हैं। ठीक है? कि कोई भी जब कंपनी आएगी, तो चाहे कंपनी क्या, कि हमें भी कुछ ना कुछ फायदा होना चाहिए। ठीक है? तो यही बात आपको याद रखना है कि सरकार का अगर डिमांड है 2 रुपया, तो वह क्या कर रहा है, 4 रुपया वसूल रहा है। जिस कारण से वहां की जनता जो है आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कमजोर होते जाती है। इस तरह जो बेचारे किसान है, यह अत्यधिक आर्थिक कष्ट का सामना करने लगते हैं। ये भी हमें याद रखना है। एक आपको बात बता दें, अगर आप इस क्लास को पूरा फॉलो कर लेते हैं, पूरा दिसंबर और जनवरी के महीना को पूरा अगर आप देख लेते हैं, तो यकीन मानिए आप किसी भी राज्य में टीजीटी लेवल की एग्जाम दें, जिसमें आपका सामाजिक विज्ञान आपका विषय है, इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है? क्योंकि आपको बार बार बता रहे हैं, आपका एस्टेट का पेपर मार्च में है, आपका शिक्षक भर्ती 3.0 जो है यह अगस्त में होने वाला है। साथ में आपका जो यूपी में शिक्षक भर्ती आने वाला है, यह भी आपको जल्द ही आने वाला है। तो ये सारे जो आपका जो क्लासेस चला जा रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? आप लोग ध्यान से सुना कीजिए, जो भी विद्यार्थी हैं। देखिएगा, अब हम बात करें यहाँ पे सम जो थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में, तो जो आपको कभी पूछा जाए कि आर्थिक कारण फ्रांस की क्रांति में, तो सबसे पहले याद रखना है क्या, तो असमान कर। ठीक है ना? असमान कर प्रणाली, जो कि हम यहाँ पे आपको बताए ना,
क्या था, तो सभी में असमानता था और पक्षपात के सिद्धांत थे। फिर क्या है, तो भूमि कर है, धार्मिक और आपको अन्य सामंती कर जो है यह भी आपको देखने को मिलता है। बेरोजगारी की समस्या जो है अधिक थी, गिल्ड की पाबंदी, प्राचीनतम आयत का कर और आपको सामंती आयत का कर से क्या था, तो व्यापारियों में असंतोष की भावनाएं थी। तो यह चार प्रकार के जो है आपको डिवाइड किया गया है आर्थिक कारण। क्लियर है, ये सारी बात जरूर आप लोग याद रखिएगा, बहुत डिटेल में बताया जा रहा है, यकीन मानिए। हम बहुत, एक बात बता दें आपको कि हम अलग अलग संस्था का नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन बहुत सारे संस्था है जो कि आपको यही सेम चीज पढ़ा रहे हैं और इसके लिए आपसे कर वसूल रहे हैं। ठीक है ना, कर मतलब वही फीस। तो आप लोग प्लीज इसको सीरियस लीजिएगा और आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना। चलिए, फ्रांस के लोगों में आर्थिक असंतोष ने देश को क्रांति का कगार पर पहुंचा दिया। देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे समझ में आ रहा होगा आपको कि आर्थिक असंतोष जो है, हमने कल की क्लास में आपको बताया, परसों की क्लास में बताया कि कोई भी व्यक्ति वर्षों से चले आ रहे किसी न किसी प्रथा के कारण जो है वह नाराज होता है, और जब व्यक्ति को अच्छा मौका लगता है, अच्छा मौका दिखता है, तब वो क्या करता है, तो अपने वर्षों से चले आ रहे प्रथाओं को दबाने के लिए वो क्रांति का स्वरूप ले लेता है। ठीक है ना, तो ये बात आपको यहाँ पे भली भांति समझ में आ रहा होगा। राजकोष के घाटे से भरपाई के लिए उन पर तरह तरह के कर लगाए जा रहे थे, ये हम आपको कल भी बताए थे। ठीक है ना, किसानों को भूमि कर, टेले चुकाना पड़ता था। अब यह बोल देगा, आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा यहाँ से क्वेश्चन कि टेले किस प्रकार के कर थे। साथियों, टेले जो है यह आपको किसानों को भूमि के कर के रूप में देना होता था। जैसे आज हम अपना भूमि का जो कर है किसको देते हैं, तो हम नगर निगम को देते हैं, ठीक है, देते हैं या नहीं देते हैं। तो इस प्रकार के जो कर हैं आपको टेले के नाम से जाना जाता था, किसमें, तो फ्रांस में, याद रखेंगे। इसके अलावा एक और कर है जिसको हम क्या कहते हैं, तो टीथे कहते हैं। टीथे नामक एक धार्मिक कर था और इसे जो है चर्च को देना होता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारे बात है, तो यहीं से क्वेश्चन आपको पूछ लेगा, तो प्लीज आप लोग अंडरलाइन इसको करते चलिएंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम को भी जरूर से ज्वाइन कर लें। अनेक तरह के प्रत्यक्ष जो कर है, नमक और तंबाकू जैसे दैनिक उपभोक्ताओं की वस्तुओं पर भी देना पड़ता था। साथ ही कई ऐसे भेंट हैं, टोल हैं, टैक्स है, नजर और आपका जो है नजराने हैं। नजराना का मतलब क्या होता है कि जो वहां का शासक है उसको खुश करने के लिए नजराना, एक प्रकार से तोहफा, ये सारे चीज भी देना होता था। किसको, तो निम्न तबके के लोगों को, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह फ्रांस की आम जो जनता है या आर्थिक स्थिति दिन ब दिन क्या हो गई, तो दयनीय होने लगी। जाहिर सी बात है भाई कि जब उन पर शोषण किया जाएगा आर्थिक रूप से, जब उन पर धीरे धीरे टैक्सेस जो है अधिक से अधिक लगाए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उनका जो स्थिति है वह धीरे धीरे डाउन ही होते जाएंगे, ना कि वो बढ़ते जाएंगे। क्लियर है, तो ये सारी बात आप लोग याद रख देंगे। आगे चलते हैं। करों के आर्थिक बोझ के अलावा क्या था, और तो फ्रांस की आर्थिक स्थिति को भी दयनीय बनाने में वहां के समाज में व्यापक जो है बेकारी की समस्या में अहम भूमिका रही है। तो ये भी हमें याद रखना, क्यों हुआ है ऐसा। तो हम कल ही आपको बताए थे कि जो वहां की दयनीय स्थिति है क्यों खराब हो रही है, क्योंकि जो फ्रांस है इस समय यह बहुत बुरा स्थिति से चल रहा है। फ्रांस का जो यहाँ के शासक है यह इस समय कौन है, तो लुई 16 है। और लुई 16 जो एक ऐसा अयोग्य शासक है कि यह दूसरे दूसरे राज्य में, दूसरे दूसरे देशों में कहीं ना कहीं यह क्या कर रहा है, तो हस्तक्षेप कर रहा है। ठीक है, तो ये सारे कारणों से क्या हो रहा है, राज्य जो है आर्थिक रूप से कमजोर होता जा रहा है। और जब कमजोर होगा तो यहाँ पे बिल्कुल जायज सी बात है कि यहाँ पे आर्थिक रूप से जब राज्य कमजोर होगा तो फिर वहां की जनता को क्या वह रोजगार देगी। तो इस कारण से क्या है, यहाँ के लोग जो है आपको समाज जो है यह आपको बेकार हो रही थी। ठीक है ना, उस समय औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी और देश में मशीनों का भी प्रयोग आरंभ हो चुका था। कब की हम बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं आपको 1789 की। ठीक है ना, 1789 की बात कर रहे हैं। और याद रखिएगा साथियों, आपको जो औद्योगिक क्रांति में यूरोप में हो रही है, यह कब हो रही है, तो आपको परसों के क्लास में हम पढ़ाए थे कि भौगोलिक खोज, भौगोलिक खोज जो होता है यह आपको 1453 के आसपास, अर्थात हम अगर बात कर ले तो 15वीं शताब्दी में हो रहे हैं। तो बहुत वर्षों पहले ही जो है आपको यूरोप में औद्योगिक क्रांति भी हो जाते हैं। और इस कारण से भी आप हम देखते हैं कि यहाँ पे अलग अलग प्रकार के जो मशीन है इसका आविष्कार होने लगते हैं।
इसकी वजह से हाथ से काम जो है करने वाले जो कारीगर थे और मजदूर थे, इनका घरेलू उद्योग जो है यह नष्ट होने लगता है। क्यों होने लगता है कि जब मशीन आने लगेंगे, जब औद्योगिक क्रांति हो रहे हैं, अलग अलग मशीन का आविष्कार हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो पुराने पद्धति को अपनाते थे, जो पुराने कामगार मजदूर लोग थे, यह जो उनके पास स्किल था वो सब बेकार हो जाएंगे, क्योंकि मशीन के सामने कोई भी स्किल नहीं टिक पाता है। ये हमें भी पता है और आपको भी पता है। तो इस कारण से क्या होने लगे, तो यहाँ की जनता जो है बेरोजगार होने लगी। इन्होंने क्रांति के समय जो है राजा के खिलाफ क्रांतिकारी का साथ दिया था, यह भी हमें याद रखना है। चलिए थोड़ा और बढ़े। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। कैसा क्लास लग रहा है, कहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, क्या इस लेक्चर में बदलाव करना है, इस पे आप लोग जरूर बताया कीजिए। हम डेली आपको बोलते हैं कि आपका फीडबैक ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि हमें पता चले कि आप लोग को क्या चाहिए, क्या डिमांड है। ध्यान दीजिएगा, इसके अलावे अभी आपको हम अगर बात कर ले तो याद रखेंगे, अव्यवस्थित शासन जो व्यवस्था है, जो कि फ्रांस की व्यापारिक जीवन को क्या कर रही है, तो पुंग कर रही है, अर्थात उसको क्या कर रही है, तो तोड़ रही है, उसको पुंग कर रही है, उसको हम कह ले एक प्रकार से नष्ट कर रही है। ठीक है ना। फ्रांसीसियों के जीवन में एक रूपता नहीं रहने के कारण इन्हें व्यापारिक विनिमय में कई क्या है, तरह की कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो जो हम आपको पहले ही बताए हैं कि फ्रांस हम कह लें, आपको ब्रिटेन कह लें, ये सब जो जितने भी देश हैं, ये शुरुआत से ही कहीं न कहीं अपने आप को भौगोलिक खोज में जो है आगे रखने के जो संघर्ष है, इसमें अपने समाज को, अपने राज्य को पीछे छोड़ रहे थे। ये औद्योगिक क्रांति जो आता है, इसमें हर व्यक्ति का यही उद्देश्य था कि वो अधिक से अधिक पैसे कमाए। क्लियर है। और इस कारण से जो है आप देखेंगे कि फ्रांस कहे या फिर हम ब्रिटेन कह ले, ये सभी के सभी जो देश है, इसमें एकता की भावना जो है नष्ट होने लगती है। चलिए, तरह तरह के प्रतिबंध जैसे गिल्ड की पाबंदी थी, शहरों के व्यापार संबंधित नियम थे, प्रांतीय आयात कर या फिर हम कह ले आपका सामंतवादी कर इत्यादि जो व्यापारियों पर जो है कर लगाए जाते थे। ठीक है। इस बंधनों में जकड़े रहने वाले के कारण जो है व्यापार का विकास लगभग रुक सा गया था। व्यापारी चाहते थे कि देश के व्यापार को हर तरह के बंधनों से मुक्त कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। और हमने और आप परसों के जो लेक्चर था अमेरिका क्रांति, अमेरिका का क्रांति जो है उसमें एक व्यक्ति थे जिनके द्वारा नारा भी लगाया गया था कि जो अमेरिका का मूल निवासी है, रेड इंडीज, उसको क्या कर दिया जाए, तो उनके द्वारा जो भी कर जो है, जो वस्तुओं पे कर लगाई जा रही है, इसको कर मुक्त कर दिया जाए। ठीक है ना। तो ये सारे बात याद रखेंगे, तभी आपको वर्ल्ड हिस्ट्री जो है बेहतर होते जाएंगे। चलिए और आगे बढ़े। क्या है, चलिए, इस तरह के असंतोषजनक एवं न्यायपूर्ण वातावरण में देश का विकास अवरुद्ध होने लगा था। साथ ही साथ सरकार जो है फिजूल खर्ची करने लगी थी, जो कि लुई 16 एवं मेरी अंतो जो है, इसके द्वारा क्या होने लगे थे, तो ऐशो आराम, भोग विलाम की वस्तुओं पर जो है बहुत ज्यादा खर्च होने लगा था। राज को उसको प्रभावित करने लगे थे। ऐसे स्थिति में सरकार क्या करने लगी, तो मितव्यता से काम लेने की जगह जो है कर्ज लेने का काम करने लगती है। ठीक है ना। तो ये सारे बात याद रखना है। देखिए, होता क्या है, हम शुरू में ही आपको कल ही बता दिए, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि कल का क्लास आप लोग देखेंगे तभी आज आपको मजा आएगा, समझ में आएगा। ये जो लुई सोलबा है यह, और इसकी जो आपको हम कह ले, जो इसकी जो महारानी है, ये दोनों के दोनों कहीं ना कहीं एक ही थे। दोनों, एक होता है ना कि एक अगर व्यक्ति अय्यास करने वाला है तो दूसरा समझदार होता है, ऐसा नहीं था। दोनों के दोनों क्या थे, तो दोनों के दोनों अय्यास लोग थे। और दोनों कहीं ना कहीं अपने राज्य के बारे में बिल्कुल नहीं सोचे, ना अपने जनता के बारे में सोचे, बल्कि यह खुद क्या कर रहे थे, तो ऐशो आराम के जीवन में व्यस्त थे। ठीक है। तो इस कारण से कहीं ना कहीं यहाँ की जो जनता है यह भी अस्त व्यस्त हो जाती है, और यह आपको जो है विद्रोह कर देती है। चलिए और क्या आगे है ये समझते हैं। अब हम बात करेंगे सैनिक कारण, महत्वपूर्ण कारण है सैनिक कारण। हर एक कारण पे हम विस्तार से यहाँ पे बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग को जानना होगा सैनिक कारण क्या है। साथियों, फ्रांस के सैनिक में भी बहुत क्या था, तो अधिक अधिक जो है असंतोष था। क्यों था, सैनिक के पद पर किसान को बहाल किया जाता था। कम वेतन, कठोर अनुशासन और खराब भोजन आदि से वे क्या थे, तो रुष्ट थे। ठीक है ना। ये सारे बात आपको याद रखना है कि जो वहां के जो सैनिक थे, वो किसको, जिसको खेती करने का काम है, उसको सैनिक बनाया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे। ठीक है।
और उसको क्या जा रहा है, तो उसको कम वेतन दिया जा रहा है, कठोर अनुशासन है, रूल रेगुलेशन है, खराब भोजन है। इन सभी कारण कहीं जो कि वहाँ के जो फ्रांस के जो सैनिक हैं, यह क्या है तो नाराज हैं। किसके प्रति? वहाँ के शासक के प्रति। चलिए, उच्च पद कुलीन के लिए सुरक्षित थे। आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति जो है, यही वजह है कि फ्रांस की सेना ने आगे चलकर क्रांतिकारी का साथ दिया। तो ये भी आपको याद रखना है कि जब क्रांतिकारी हो रहे हैं, तो यहाँ पे मिडिल क्लास के जो लोग हैं, इसका साथ अगर सेना देने लगे, तो 100% है साथी कि इस जो पार्टी, यह वाला जो पार्टी है, इसका विजय होना तय है। ठीक है ना? अगर सेना इसका साथ नहीं देता, तो कंफर्म है कि यह जो फ्रांस की क्रांति हम पढ़ रहे हैं, ये कुछ और होता। लेकिन इसका साथ कौन दे रहा है? सेना। और सेना जब तक है, तभी तक कोई शासक होता है, चाहे आज वर्तमान की हम बात क्यों ना कर लें। अगर वर्तमान की ही हम किसी शासक की बात कर ले, तो वो शासक तब तक है जब तक उसका सेना साथ दे रही है। ठीक है? तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि आप लोग को याद रखना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला बात। चलिए, सैनिक कारण क्या थे अगर संक्षेप में आपसे पूछा जाए, तो पहला है नियुक्ति में असमानता, जो कि हमने यहाँ पे आपको बता दिया। कम वेतन का निर्धारण तथा खराब भोजन की व्यवस्था, यह 3 कारण है जो कि आपको बताना है, कभी भी आपसे पूछ लिया जाए तो। चलिए और आगे बढ़े। और आगे बढ़े तो देखिएगा, अब है आपका व्यक्तिगत एवं धार्मिक कारण। देखिए, यह भी आपको बता दें कि धार्मिक कारण भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको ये भी सब बातें याद रखना होगा। व्यक्तिगत और धार्मिक कारण क्या है? देखिएगा, फ्रांस में सभी तरह की स्वतंत्रताओं का अभाव था। पहला बात, हमने आपको बताया कल ही कि जो अभी फ्रांस है, यह क्या है तो राजतंत्र है। कौन सा तंत्र है? राजतंत्र है। और राजतंत्र है तो साथियों, यहाँ पे किसी प्रकार की स्वतंत्रता का बात ही नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे क्या है तो स्वतंत्रता का बिल्कुल अभाव है। भाषण देना, लेखन विचार करना, ये सारी के सारी जो व्यक्ति है, अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता है, ये पूरा क्या है तो पूर्ण रूप से क्या है, यह पर पाबंदी लगाए गए थे। यहाँ राज धर्म जो है, कैथोलिक धर्म या फिर हम कह ले प्रोटेस्ट धर्म के मानने वाले जो कठोर सजा दी जाती थी। ठीक है ना? ये भी आपको याद रखना है। इतना ही नहीं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी जो ही कहीं है यहाँ पे अभाव देखने को मिलता है। राजा फिर या फिर हम कह ले उसका कोई भी आदमी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता था। ठीक है ना? तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जो कहीं ना कहीं शासक के जो नजदीकी वर्ग है के लोग हैं, उन्हीं के पास सारा का सारा सत्ता का भागदौड़ है। ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। और यही जो है समाज को क्या कर रहा है तो दो वर्गों में विभाजन कर रहा है। एक आपको उच्च वर्ग, दूसरा आपको निम्न वर्ग। तो ये भी हमें समझना होगा। इसके अलावा हम अगर बात कर ले, तो फ्रांस में बिना अभियोग को गिरफ्तार क्या करते हैं तो गिरफ्तारी का वारंट तो जारी कर दिया जाता था। ठीक है ना? ये भी हम लोग को याद रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किए जा रहे हैं, तो उसको बताया ही नहीं जा रहा है कि उसने गलती क्या किया है। और इसको कहा क्या गया है तो याद रखेंगे, जिसको हम कहते हैं लेटर्स द लेटर्स द कैजेट। लेटर्स द कैजेट क्या है तो इस एक्ट को अगर हम कभी पूछा जाए, तो याद रखना है, इस एक्ट के तहत जो है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किए जाते थे बिना कारण बताए। ठीक है ना? इसको याद रखेंगे। फ्रांस में कानूनों में भी एक रूपता नहीं थी। देश के विभिन्न देशों में लगभग 400 कानून लागू थे। किसी का भी यह जानकार नहीं होती है कि उसके मुकदमे का फैसला किस कानून के तहत होते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब हम बात करें संक्षिप्त रूप में, अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए तो क्या था व्यक्तिगत और धार्मिक कारण फ्रांस की, तो याद रखेंगे, पहला भाषण नहीं दिया जाता था, लेखक नहीं कोई लिख सकता था, या फिर हम कह ले कोई विचार अपना व्यक्त नहीं कर सकता था, धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव था, बिना अभियोग के व्यक्ति को गिरफ्तार किए जाते थे, तथा कानूनों में जो एक रूपता है यह नहीं दिखता था। ठीक है ना? तो ये सारे बात आपको संक्षिप्त रूप में कभी पूछ लिया जाए तो याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़े। अब हम बात करेंगे बौद्धिक कारण, जो कि सबसे महत्वपूर्ण कारण है। बौद्धिक कारण, यही एक महत्वपूर्ण कारण है। बौद्धिक कारण जो कि किसी भी बदलाव को अगर हम बात कर लेते हैं, तो वो बदलाव तभी होते हैं जब हम बुद्धिजीवी वर्ग होते हैं, जब हम कहीं ना कहीं चीजों को समझने लगते हैं सही रूप से। जिसमें एक बहुत बड़े दो व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति का नाम है आपका मॉन्टेक्यू, दूसरा व्यक्ति का नाम है आपका वॉल्टेयर। ये दो महान व्यक्ति हैं। इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे आगे कि फ्रांस की क्रांति में जो है इनका कहाँ तक इनका जो है योगदान रहा।
कैसे कैसे इनके द्वारा क्या क्या किए गए थे। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे करने वाले हैं हम। एक बार आप लोग जो है सेशन को शेयर नहीं किए तो सेशन को शेयर कर दीजिए, साथ ही थोड़ा सा इसको लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, कहता है फ्रांसीसी क्रांति के विषय में कहा जाता है कि यह जो एक मध्य वर्गीय क्रांति थी, ठीक है ना, यह क्या थी तो मध्य वर्गीय क्रांति थी। कल का सेशन में यह बात हम आपको बताए हैं कि जो फ्रांस की क्रांति हो रहा है यह किसके द्वारा होता है तो मिडिल क्लास के लोगों के द्वारा हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम आपको कल ही बताए हैं कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं, इसको कुलीन वर्ग जिसको कहा गया है, इसको तो कोई मतलब नहीं है, ये तो चाहेगा ही कि कहीं ना कहीं जनता जो है यह अशिक्षित रहे, जनता पे जो है शोषण हम करते रहे और हम अपने आप को बेहतर जो है बनाते रहे। तो कुलीन वर्ग तो जाहिर सी बात है भाई कि कभी नहीं क्रांति करेगी। और जो निम्न तबके के लोग हैं, जो सबसे निचले स्तर के लोग हैं, उसके पास तो नॉलेज ही नहीं है कि वो किस प्रकार से जो है अपने राजा का जो है विद्रोह करेगी। करेगा कौन तो मिडिल क्लास के लोग। यह लोग कौन है तो थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, जिसमें अगर बात कर ले हम तो आपको वकील थे, आपको पत्रकार थे, ये सारे के सारे लोग थे। चलिए अब समझते हैं इनके बारे में डिटेल में। जिसमें शिक्षित जो वर्ग के लोग हैं, इनके तात्कालिक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक दोषों को क्या किया तो पर्दाफाश किया। किसान और जनमत में आक्रोश पैदा किया है। फ्रांसीसी बुद्धिजीवियों ने फ्रांस में बौद्धिक आंदोलन का सूत्रपात किया। देखिए बहुत बड़ा कारण होता है एक बुद्धिजीवी वर्ग का। कोई भी आप क्रांति पढ़ें, हम जल्द ही जो है भारत के भी क्रांति को पढ़ने वाले हैं। तो साथियों जब भी हम किसी क्रांति को पढ़ते हैं तो एक बात हमें याद रखना होगा कि वह क्रांति का स्वरूप तब लेता है जब उस हमने आपको क्या बताया कि वर्षों से चले आ रहे जो जो घटना होता है, उस घटना से कहीं ना कहीं उस समय के जो हम कह लें जनता है, जनता तो गुस्सा है ही, लेकिन उसमें आग का घी डालने का काम जो करता है वो कौन करता है तो यह बुद्धिजीवी वर्ग के लोग करते हैं, उसको भड़काने का काम। जैसे हम लोग आज के समय में अगर बात कर ले तो कोई दो व्यक्ति लड़ रहा है, तो दो व्यक्ति को लड़ने में तीसरा व्यक्ति उसमें जो है किसी को भड़का दे तो ज्यादा लड़ाई क्या होता है बढ़ जाता है। तो यही बिल्कुल आपको याद रखना है बौद्धिक कारण को। चलिए आगे बढ़े। इसमें प्रमुख जो है वह कौन है तो आपका पहला व्यक्ति है कौन मॉन्टेक्यू, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति कौन है तो वाल्टियर है। ये दो व्यक्ति हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी आपसे पूछ ले कि मॉन्टेक्यू जो है यह किस आंदोलन से संबंधित है तो आपको याद रखना है फ्रांस के क्रांति या फिर फ्रांस के आंदोलन से, ठीक है। या फिर हम बात कर ले आपका वाल्टवियर के बारे में तो यह कौन है तो वाल्टवियर भी जो है आपको फ्रांस के क्रांति से संबंधित है। चलिए आगे बढ़े, थोड़ा सा समझते हैं। यह जो दोनों है ये कहाँ के रहने वाले हैं तो रूसो थे, अर्थात रूस के रहने वाले थे। मॉन्टेक्यू ने अपनी पुस्तक विधि की आत्मा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला आप लोग अंडरलाइन कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंफर्म है आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, चाहे हम स्टेट की बात कर ले या फिर हम टीजीटी की बात कर ले, बिहार हो, झारखंड हो, यूपी हो, हम बार बार बोल रहे हैं किसी भी राज्य की आप एग्जाम दे रहे हैं टीजीटी लेवल का है, आपसे क्वेश्चन यहाँ यहाँ ये सब जो है पूछे जाएंगे। तो पूछ देगा कि विधि की आत्मा जो है यह पुस्तक किसकी है, द स्पिरिट ऑफ लॉ, यह पुस्तक जो है किसका है तो साथियों यह आपका मॉन्टेक्यू का है। इसमें सरकार के 3 अंग, कौन से अंग तो हमने आपको बताया, एक कार्यपालिका और क्या है साथियों तो ध्यान दीजिएगा, एक कार्यपालिका होगा, दूसरा विधायिका और तीसरा न्यायपालिका। तो इस तीनों के बारे में जो है आपको बात किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट है। आज के समय में जो हम बात करते हैं, आज के समय में जो हम बात करते हैं कि हमारा जो जो लोकतंत्र का जो है अंग है कौन है तो पहला आपको कार्यपालिका, दूसरा विधायिका और तीसरा न्यायपालिका, यही ना है जी। तो साथियों इस जो अवधारणा है, ये सब जो सिद्धांत है, ये हमें कब मिल रहा है तो 1789 में ही मिल रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जिनका सोशल स्टडी विषय है। एकदम आपका बेहतर बना देंगे जब आप बोर्ड पे खड़ा होंगे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो ऐसा फराटेदार आप जो है सामाजिक विज्ञान पढ़ाएंगे कि बच्चा जो है आपका फैन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा बस आप लोग। अब हम बात करें थोड़ा सा और आगे। बल्टबियर ने चर्च समाज और राजतंत्र के दोषों को पर्दाफाश किया, ठीक है। बल्टबियर जो है यह क्या करते हैं तो यह जो समाज है उसको क्या बताना चाह रहे हैं तो चर्च का जो कार्य है, चर्च का जो हम कह ले आपको पाखंडवाद था, उसका जो हम कह ले ढकोसला था, ये सब जो है बातें बताने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या सच है और क्या सही है गलत है।
ठीक है ना। वह जनतंत्र का पसधर नहीं थे। कौन? तो वॉल्टेयर। तो क्वेश्चन आपसे यही डायरेक्ट पूछ देगा कि वह कौन सा व्यक्ति है जो कि जनतंत्र का पक्षधर नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन गया है यहाँ पे, याद रखेंगे। तो वह व्यक्ति होंगे आपका वॉल्टेयर। चलिए, ऐसा ही आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा। राजतंत्र जो है यह प्रजाहित में होना चाहिए, इसका प्रबल समर्थन था। मॉन्टेक्यू और वॉल्टेयर सुधार चाहते थे, परंतु रूसो की अगर हम बात कर ले, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है रूसो, जो कि खास करके जब अब पीजीटी लेवल की तैयारी करेंगे या फिर किसी विद्यार्थी का जो है आपका पॉलिटिकल साइंस जो है ऑनर्स पेपर होगा या फिर पीजी में होगा, ठीक है, तो उन विद्यार्थी को पता होगा कि रूसो की क्या अवधारणा थी। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा रूसो के बारे में। साथियों, रूसो की अगर हम बात कर रहे हैं, कहाँ गए हैं रूसो, चलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे, रूसो यहाँ पे उसने अपने प्रसिद्ध पुस्तक जो कि सामाजिक संविदा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पुस्तक का नाम जरूर याद रखेंगे। प्रसिद्ध पुस्तक इसका क्या है? सामाजिक संविदा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, रूसो जो है अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में राज्य को व्यक्ति द्वारा निर्मित संस्था बता रहा है। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि राज्य द्वारा निर्मित संस्था जो है व्यक्ति को किसने कहा है? तो रूसो ने कहा है। ठीक है, सामान्य इच्छा का सिद्धांत जो है यह सबसे पहले रूसो ने ही दिया था, जो कि ये जो है आपको खास करके पीजीटी में पढ़ना है, जिनका पॉलिटिकल साइंस विषय होगा जो विद्यार्थी का। ठीक है ना, वह जनतंत्र का समर्थन था। दिदरो के बृहद ज्ञान कोश, ये भी आपको याद रखना है कि लेखकों ने फ्रांस की क्रांति में विचारों का क्या क्या है तो प्रचार किया है। फ्रांस में अगर हम बात कर ले एक और व्यक्ति के बारे में, एक और चीज के बारे में जो कि आप लोग याद रखेंगे, क्वेजनो या फिर हम कह ले तुर्गो जैसे अर्थशास्त्री, इनके द्वारा अगर हम बात कर ले तो इन्होंने समाज में आर्थिक शोषण एवं आर्थिक नियंत्रण की क्या की है तो आलोचनाएं जो है करते हुए मुक्त व्यापार का समर्थन किया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो कि आज का क्लास जो भी विद्यार्थी छोड़ेंगे वो बहुत पछताने वाले हैं। आज का क्लास यकीन मानिए, यह क्लास आपको जब आप किसी बैच लेकर पढ़ते हैं, कोई आप कर देकर पढ़ते हैं, तब आपको ये सब चीज पता चलेगा साथियों, कितना इंपॉर्टेंट है ये आप याद रखेंगे। चलिए और आगे बढ़े, ध्यान दीजिएगा। हो सकता है यह क्लास आपको 3 पार्ट में भी मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे, क्लास जो है कितना भी आपको बड़ा मिले या फिर कितना भी पार्ट में मिले, लेकिन पूरा विस्तार से मिलेगा, इस चैनल का यही विशेषता है। ठीक है ना, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्लास कितना भी बड़ा हो या फिर कितना भी छोटा हो, उससे मैटर नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ध्यान देंगे। अब हम बात करेंगे विदेशी घटनाओं का प्रभाव क्या था उस समय, विदेशी घटना, इसके बारे में अगर हम चर्चा करने लगे तो ध्यान देंगे इसके बारे में। सबसे पहले इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति, यह कौन सी क्रांति थी, क्या इसका जो है इसका रोल रहा, इसके बारे में अगर बात कर ले तो याद रखिए सन 1688 ईस्वी की एक इंग्लैंड की महान क्रांति, इस क्रांति को क्या कहते हैं हम, तो आपको इस क्रांति उसके द्वारा जो है आपको वैधानिक शासन की स्थापना ने फ्रांस में एक राजतांत्रिक परिवर्तन का मार्ग जो है प्रस्त किया था, पहला कारण। दूसरा आपको कल ही परसों बताए हैं या पढ़ाए भी हैं, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम के नाम से। साथ ही ये चैप्टर है आपका पीजीटी लेवल का, सॉरी टीजीटी लेवल का, जो कि ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। साथियों, यह भी एक महत्वपूर्ण कारण था कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो हो रहा है यह कब हो रहा है, तो यह आपको 1776 में हो रहा है, और समाप्त कब हो रहा है तो 1783 में हो रहा है। ठीक है, तो जब यह समाप्त हो रहा है तो इससे भी कहीं ना कहीं जो फ्रांस की जनता है उसको बहुत ज्यादा सीख मिल रही है। क्यों? क्योंकि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में लफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया था, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये हम परसों भी आपको बताए थे, कभी आपसे पूछ लिया जाए कि वह कौन सा फ्रांसीसी सेना है जो कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले रहा है, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से पूछेगा आपसे। तो वो आपको याद रखना कौन है, लफायते हैं। यह कौन थे, तो यह फ्रांस की एक सेना थी। और याद रखेंगे साथियों, जब अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम जो है यह विजय हो जाता है सफलतापूर्वक, तो यही जो लफायते हैं एक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, क्या, तो अपने फ्रांस में भी जाकर वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, तो यह जो आपको स्वतंत्रता की भावना है इसको जागृत करते हैं, वहां की जनता को बताते हैं कि स्वतंत्रता क्या है, वहां की जनता को बताते हैं कि राजतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्या है, इस प्रकार की चीजों को भी बताते हैं। तो इनका भी कहीं ना कहीं एक बड़ा योगदान रहा है फ्रांस की क्रांति में।
जिसमें वहां के गणतांत्रिक शासन की स्थापना हुई। फ्रांस की जनता के लिए यह प्रेरणा स्रोत का कार्य था। इसके इससे एक और भी तरह के इससे क्रांति को बल मिलता है, ठीक है ना, जो कि हम अभी बता ही चुके हैं। इसमें अत्यधिक धन व्यय ने फ्रांस की आर्थिक स्थिति को इतना दयनीय बना दिया कि उस समय संभालना देश के लिए क्या था, तो असंभव बन गया था। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। हम आपको बताए थे ना कि जो फ्रांस है यह भी आपको अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इसमें भी बहुत ज्यादा क्या होता है, आपको कर लग जाते हैं, पैसा लग गई है। ठीक है, तो ये सब हमें को याद रखना है। चलिए, ये देखिए आपको टेनिस कोर्ट शपथ, यह टेनिस कोर्ट शपथ क्या है, थोड़ा सा अगर हम इसके बारे में हम अगर बात करें। चलिए, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये टेनिस कोर्ट जो शपथ है यह क्या है, थोड़ा सा अगर हम बात करें इसके बारे में। तो चलिए देखते हैं। आप लोग यहाँ पे इमेज देख लीजिएगा। इस इमेज को आपको एनसीईआरटी का जो बुक है उसमें साफ साफ बताया गया है। यहाँ पे एक जो है आपको देवी दिखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा आपको सही से नहीं दिख रहा होगा। एक देवी है, और ये जो है लोग हैं, इनसे क्या मांग रहे हैं, तो इनसे स्वतंत्रता की भावना की जो है इस प्रकार से इमेज दिखाया गया है। ठीक है, इस प्रकार से जो है आपको पिक्चर बनाए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब जो है मुक्ति मांग रहे हैं, किससे, तो आपको जो इनका मातृ देवी है उनसे मुक्ति मांग रहे हैं। कौन लोग, तो फ्रांस की जनता। चलिए, अब हम बात करें क्रांति का घटना का क्रम। क्रांति जो घटना है इसके घटनाक्रम की हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्लास जो है आपका, एक मिनट देख लेते हैं थोड़ा सा हम। चलिए, ठीक है। मुझे लगता है कि यहाँ तक हम कर लेते हैं, फिर हम परसों के क्लास में जो है कल के क्लास में कर लेंगे, क्योंकि क्लास जो है ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर आप लोग की दिक्कत होने लगेगा, आप लोग देखेंगे नहीं। ध्यान दीजिएगा, ये वाला हम कर लेते हैं बस आज। कहता है क्रांति का घटनाक्रम जो है यह किस प्रकार है, जो कि हम आपको शुरू में ही बता दिए हैं। 1789 ईस्वी में क्या हो रहा है, लुई 16 को धन का आवश्यकता हुई। इसके लिए वह 5 मई 1789 ईस्वी को क्या कर रहा है, तो उसने स्टेट जनरल की बैठक बुलाई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही सब लाइन आपको अंडरलाइन करना है। देखिए, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं या फिर हम किसी राज्य के आपको स्टेट बोर्ड के बुक पढ़ लें, तो हमारा जो पढ़ने का उद्देश्य है साथियों, उस उद्देश्य को याद रखेंगे, यही लाइन बाय लाइन चीजों को याद रखेंगे, जो कि आपको स्टैंडर्ड बुक में इतना डिटेल में नहीं मिलेगा। वहां पे आपको स्टैंडर्ड लेवल की जानकारी मिलेंगे, इतना डिटेल में नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलिए, इसमें प्रथम एवं द्वितीय जो स्टेट है इसमें क्रमशः, जो कि आपको याद रखना है, क्रमशः कितने सदस्य थे, तो 300 के प्रतिनिधित्व, एवं तृतीय जो स्टेट है यहाँ 600 के प्रतिनिधि ने भाग लिया था। तो कभी पूछ ले प्रतिनिधियों के बारे में, तो यह भी आपको डिटेल में याद रखना है। तृतीय स्टेट ने लोकतांत्रिक सिद्धांत को आधार बनाकर सभी प्रतिनिधियों के लिए क्या किया, तो मत देने का अधिकार मांगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। कह देगा कि फ्रांस में पहली बार किस स्टेट के द्वारा जो है लोकतांत्रिक सिद्धांत के आधार पर जो है सभी प्रतिनिधियों के मत देने के अधिकार का मांग कर रहा है, वह आपका हो जाएगा तृतीय स्टेट के द्वारा। क्लियर है ना, तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, चलिए, यह राजा द्वारा अस्वीकृत हो गया था। क्यों, क्योंकि राजा क्या है, तो राजा जो है यह निरंकुश शासक है, और यह क्या चाहता है, यह चाहता है कि हमेशा जो इसका जो शासन है यह वंशानुगत चलता रहे, यह राजतंत्र चलता रहे। तो इस प्रकार से यह क्या करता है साथियों, तो यह लुई 16 जो है यह इसको अस्वीकार कर रहा है। तभी जो तीसरे स्टेट के सभी प्रतिनिधि हैं इसका विरोध जताते हुए बाहर निकल पड़ते हैं। ठीक है, ये आपको कहानी याद रखना है। देखिए, यहाँ पे आपको थोड़ा सा हम यहाँ पे जो है एक इमेज दिखाना चाहेंगे। थोड़ा सा यहाँ रुक जाइएगा। देखिए, ये आप लोग देखिएगा, तो एक क्या था यहाँ पे ना, देखिए यहाँ पे होता क्या था कि एक बहुत बड़ा जो है एक इस प्रकार से जो है बहुत बड़ा सभा होता था। ठीक है, इस सभा में जो है कुलीन वर्ग हो गए, निम्न मिडिल वर्ग हो गए, आपका सबसे निचले स्तर के लोग हो गए, सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करते थे। ठीक है, तो ये जो है आपको 3 स्टेट में यहाँ पे जो है आपको बनाए हुए रहते थे, और इसमें जो है बात की जाती है जो तीसरे स्टेट के लोग हैं यह क्या कर रहे हैं, तो ये लोकतांत्रिक स्टेट की बात कर रहे हैं। हम आपको शुरू में ही बताए हैं कि जो सबसे ऊपरी स्टेट के जो लोग हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि यहाँ पे हर लोगों का मताधिकार हो, यहाँ पे हर डिसीजन जो है हर लोगों के द्वारा लिया जाए, कभी नहीं चाहेंगे। तो जो उछले स्तर के लोग हैं, जो कुलीन वर्ग हैं, ये नहीं चाह रहे हैं।
ठीक है ना। तो कौन लोग चाह रहे हैं साथियों? तीसरे स्टेट के लोग, जिन पे सबसे ज्यादा शोषण किया जा रहा है, सबसे ज्यादा कर लगाए जा रहे हैं। क्लियर है? चलिए, तो इस प्रकार की जो बातें हो रही है, इसका विरोध करते हुए लोग क्या करने लगे, तो इस सभा से बाहर निकल गए। चलिए, और क्या है, 20 जून को जब वे अधिवेशन करने के लिए एकत्रित होते हैं, तब उन्हें देखा देखा कि जॉन हॉल में उनका अधिवेशन होने वाला था। वहां शाही अंगरक्षकों का पहरा था। अतः सभी तृतीय स्टेट के जो प्रतिनिधि थे, यह टेनिस कोर्ट में एकत्रित हो गए। देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहानी समझते चलिएगा। शुरुआत में आपको 20 जून को जो है इसका अधिवेशन होने वाला था, परंतु जो यहाँ पे आपको अधिवेशन कैंसिल कर दिए गए। क्यों? क्योंकि जो यहाँ की, जो हम बात करें, फ्रांस की सेना है, फ्रांस की जो आपका शासक है, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्या कर दिए, तो आपको जो है सुरक्षा बढ़ा दी। क्लियर है? तो इस कारण से जो वहां पे जो आपका बैठक होने वाला था, जो अधिवेशन होने वाला था, वो कैंसिल हो जाता है और दूसरे जगह पे होता है, जिसका नाम क्या है, तो आपको याद रखना है, टेनिस कोर्ट था। ठीक है ना, इसको याद रखेंगे। इन्होंने अपनी सभा को नेशनल असेंबली घोषित किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेशनल असेंबली। तो कौन सा है? तृतीय स्टेट का जो सभा हो रहा है, यह किस नाम से जाना गया है, तो नेशनल असेंबली के नाम से जाना गया है। यह शपथ ली जाती है कि राजा की शक्तियों को कम करने वाला संविधान जब तक बनकर तैयार नहीं हो जाता है, यह जो है सभा भंग नहीं होगी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये जरूर आप लोग याद रखेगा। फ्रांस का क्रांति का जो बिगुल है, यह बच चुका है साथियों, और यहां से जो है आपका बैठक हो चुका है। अब यहाँ पे लोग जो है, तीसरे स्टेट के लोग जो हैं, यह डिसीजन कर चुके हैं कि जब तक जो यहाँ के शासक है, जब तक यहाँ के जो राजा हैं, यह संविधान को नहीं मानते हैं, यह राजतंत्र को हटाकर लोकतंत्र को नहीं मानते हैं, तब तक जो यह सभा है, यह भंग नहीं की जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए, और क्या हमको जानना है, देखते हैं। राजा द्वारा जो भंगर सदस्यों को बंदी बनाने की अफवाह उठी। राजा के द्वारा क्या हुआ, तो राजा जो है इस भंगर सदस्य, जो आपको भंगर सदस्य बन रहा है, इस भंगर सदस्य को क्या कर दिया गया है, तो बंदी बनाने की अफवाह उठती है। तभी बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां इकट्ठे हो गए। और ये लोग कर क्या रहे हैं, तो इन लोगों का नेतृत्व आपको मिराइतो एवं ओवेसियो जैसे नेता कर रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपसे पूछ ले तो आपको याद रखना है, सबसे पहले फ्रांस की क्रांति में जो छोटा सा टुकड़ी निकलता है, वह कौन सा व्यक्ति है, तो एक आपको मेरा मेरा ब्यो है, मेरा ब्रियो है, और दूसरे व्यक्ति का नाम है आपका ओबेसियो। ये जो दो व्यक्ति है, यह क्या कर रहे हैं, तो एक छोटे से टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं। किस लिए, तो आपका राजा के खिलाफ। क्यों? क्योंकि जो भंगर समिति है, भंगर सदस्य है, इस सदस्यों का गिरफ्तार किया गया है। यह किसके द्वारा अफवाह फैलाई गई है, तो शासन के द्वारा, राजा के द्वारा। चलिए, और क्या है, मिराय तो सामान्य परिवार का था, और फिर वह जो है सामान्य के विशेष अधिकारों को समाप्त करने का पक्षधर भी था। 14 जुलाई सन 1789 को क्रांति के ने पेरिस स्थित राज्य में क्या कर दिया, तो कारागृह बेस्टिल, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही बेस्टिल का किला है जिसको घेर लिया गया था। ठीक है ना, यह वेस्टिल का जो दुर्ग है, राजतंत्र के निरंकुशता का प्रतीक था। 4 घंटे डेरा डालने के बाद यहाँ की जो जनताएं हैं, इस जेल को क्या करता है, तो फाटक तोड़ देता है, और यहाँ पे जितने भी बंदी थे, इन सभी बंदी को करता है क्या, तो मुक्त। ठीक है, ये हमको याद रखना है। वेस्टिल कारागृह की अगर बात कर ले, तो वेस्टिल कारागृह की समाप्ति निरंकुश शासन के पतन का प्रतीक होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो याद रखेंगे 4 जुलाई, कब, तो 1789 को। इंपॉर्टेंट है, और ही, सॉरी, 4 जुलाई नहीं, 14 जुलाई। और साथियों, 14 जुलाई को ही कहीं ना कहीं फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी मनाए जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखेंगे 14 जुलाई के डेट को। आगे बढ़े, चलिए। वेस्टिल कारागृह की समाप्ति से निरंकुश जो प्रतीक है, यह क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। फ्रांस में 14 जुलाई की स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाते हैं, जो कि हम बता ही चुके हैं आपको। ठीक है, 14 जुलाई सन 1789 के बाद लुई 16 नाम मात्र के लिए राजा बनता है, और नेशनल असेंबली देश के लिए एक अधिक क्या करता है, तो अधिनियम बना रहा है। ठीक है, इन सभा में कुल 27 अगस्त 1789 को मानव और नागरिकों के अधिकार, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट को स्वीकार किया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि फ्रांस में पहली बार मानव और नागरिकों के लिए जो अधिकार है,
इसको जो है स्वीकार कब किया गया है? तो साथियों 27 अगस्त कब? तो 1789 को। बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही में आपको याद रखना है कि इस घोषणा से प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करने और इच्छा अनुसार धर्म पालन करने की भी स्वतंत्रता मिल गई है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अब जो है वह जो है आपको ईसाई मिशनरी को ही मानेंगे, ऐसा नहीं है। उनको जो धर्म मानना है वो मान सकते हैं। चलिए, यही है आपका कौन? तो वेस्टल का किला। यह सालियो वेस्टल का जो किला है इसमें क्या है? तो ये एक प्रकार का हम कह ले जेल था, या फिर हम कह ले आपको यहाँ पे बहुत सारे अस्त्र शस्त्र रखे जाते थे। और इन सभी अस्त्र शस्त्र को जो है, यह जो फ्रांस की जनता है, आप नीचे में देख रहे होंगे, इनके द्वारा कहीं ना कहीं लूट लिए जाते हैं। और इन जेल में जितने भी लोग थे बंदी, उन सभी को रिहा करवाए जाते हैं। यही आपका बेस्टिल का किला है। इसका पतन होता है कब? तो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 जुलाई को। चलिए आगे बढ़े। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो क्लास है आपको साथियों यहीं पे हम समाप्त करना चाहेंगे। तो आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे। ठीक है, कल हम इसके आगे बात करेंगे। बहुत सारे बात अभी जो है आपको करना है। क्लास जो है यह 3 पार्ट में जा रहा है, आपको हम बता दें साथियों। तो प्लीज आप सभी विद्यार्थियों से थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है क्लास का ड्यूरेशन ना देखें, बल्कि आप क्लासेस की जो क्वालिटी है उसको देखिएगा। ठीक है ना, क्लास चाहे जितना भी पार्ट में जाए, आप सभी विद्यार्थी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ध्यान से देखिएगा और इम्तिहान से समझिएगा। साथ में याद रखना है साथियों कि आप जो है अगर मुझसे अलग सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, साथ में आप हमसे ट्विटर या फिर हम कह लें एक्स पे भी हमसे जुड़ सकते हैं। साथ में आप हमसे व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सभी जगह पे जो है आप हमसे जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट, एग्जाम की नोटिफिकेशन, स्टडी मटेरियल, क्लास के अपडेट और बहुत सारी जानकारी जो है आपको समय समय पे मिलते रहेंगे। ठीक है, तो इस सभी जानकारी के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जो है क्लास को इम्तिहान से और धैर्य पूर्वक सुने। क्लास कैसा लगा ये बात आप लोग जरूर से बताएंगे। आपका हम बार बार बोल दें कि आपका फीडबैक ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम और आप जो है काफी दूर हैं, और आपका जो फीडबैक है या जो कमेंट बॉक्स है, इसी के माध्यम से पता चल पाएगा साथियों कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं। तो प्लीज आप लोग कमेंट अवश्य करेंगे। और थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा हो तो आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग सेशन को शेयर करते चलिएगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही साथियों। कल मिलते हैं फिर से हम फ्रांस की क्रांति में, और समझते हैं कि फ्रांस की क्रांति में जो आपका स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता की जो भावना है, यह कैसे प्रकट हो रही है, क्या हो रही है क्या नहीं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।